नमस्कार विद्यार्थियों। फोर्थ चैप्टर में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे अरब आक्रमणों की। देखिए, 2 दिन में हमने जो अरब आक्रमणों के विषय में पढ़ा है, यद्यपि वो हमारे आगे चल करके काफ़ी काम आने वाला है, लेकिन इस साल ये भी काम नहीं आएगा। मैं थोड़ा ध्यान नहीं दे पाया था। अरब आक्रमण भी आपके फोर्थ चैप्टर से विलोपित कर दिए गए हैं, अर्थात अरब आक्रमण हटा दिया गया पार्ट है। और यहाँ पर तुर्क आक्रमण से आपका फोर्थ चैप्टर जो है नए पाठ्यक्रम के अनुसार दिया गया है। तो तुर्क आक्रमण में भी कुछ टॉपिक हटाए गए हैं, जैसे हमीर देव, राणा रतन सिंह आदि को हटा दिया गया है। तो यहाँ पर तुर्क आक्रमण के अंतर्गत हम केवल पृथ्वीराज चौहान और महाराणा कुंभा के विषय में ही यहाँ पर चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम मुगल आक्रमण की चर्चा करेंगे, जो हम आगे के जब लेक्चर होंगे उसमें चर्चा करेंगे। तो फिलहाल हम तुर्क आक्रमण से प्रारंभ करने जा रहे हैं। अरब आक्रमण यद्यपि इस साल हमारे काम नहीं आएगा, परंतु पढ़ा हुआ कभी खराब नहीं जाता है, कभी न कभी आपकी ये चीज़ें काम आएंगी। तो इस साल कम से कम काम नहीं आएंगी, इसलिए हम हमारे पाठ्यक्रम को देखते हुए हमें यहाँ पर तुर्क आक्रमण से प्रारंभ करना पड़ रहा है। तो आप चौथा जो चैप्टर है, जिसके नोट्स मैं आपको सेंड करूँगा, वो सिर्फ आपके तुर्क आक्रमण से ही सेंड करूँगा, ताकि आप उन्हें कॉपी में उतार सकें। तो यहाँ पर चर्चा करते हैं तुर्क आक्रमणों की फोर्थ चैप्टर के अंतर्गत। देखिए, तुर्क आक्रमण, अरबों ने जब आक्रमण किया था, हमने देखा था कि 712-13 ईस्वी में अरबों का आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। तो 8वीं शताब्दी के अंतर्गत अरबों का आक्रमण हुआ। उसके पश्चात लगभग 2 शताब्दियों तक, लगभग 200 वर्षों तक पश्चिमोत्तर भारत मुस्लिम आक्रमणों से सुरक्षित रहा। किसी प्रकार के कोई आक्रमण नहीं हुए। परंतु 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक बार फिर से मुस्लिम आक्रमण प्रारंभ हुए। इस बार मुस्लिम आक्रमण प्रारंभ तो हुए, परंतु इस बार अरबों ने आक्रमण न करके और इस बार तुर्कों ने आक्रमण किया था। तुर्किस्तान जो मध्य एशिया का क्षेत्र है, वहाँ के निवासी थे, जो प्रारंभ में खानाबदोश जाति यानी कि घुमक्कड़ जीवन यापन करते थे। धीरे धीरे ये इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था और वहाँ पर अपनी योग्यता के बल पर इन्होंने मुस्लिम शासन के अंतर्गत उच्च पद प्राप्त कर लिए थे। अंततः ये इतने शक्तिशाली हो गए थे कि इन्होंने आगे चल करके अपने जो है छोटे मोटे स्थानों पर अपने शासन स्थापित कर लिए थे। तो यही तुर्क थे। तो ये जो तुर्क थे, इनका आक्रमण हुआ लगभग 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, अर्थात 977 ईस्वी के पश्चात तुर्क आक्रमण भारत में प्रारंभ हुए। और इन आक्रमणों में सबसे पहला जो आक्रमणकारी था वो था सुबुक्तगीन। यह गजनी नामक स्थान का शासक था। गजनी का शासक सुबुक्तगीन था, जिसने भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर 977 ईस्वी के पश्चात आक्रमण किए। और इस समय जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र का शासक था वह हिंदू शासक जयपाल था। तुर्क आक्रमणों में आपको इतना ही ध्यान रखना है कि सुबुक्तगीन प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था और इस समय सिंध या पश्चिमोत्तर जो क्षेत्र का शासक था, हिंदू शासक, वो जयपाल था। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि तुर्क आक्रमणकारियों में सर्वाधिक बार जो आक्रमण किए वो गजनी के ही महमूद गजनवी के द्वारा किए गए। सुबुक्तगीन के पश्चात महमूद गजनवी गजनी का शासक बना। तो महमूद गजनवी ने लगभग 17 बार भारत पर आक्रमण किए थे और इन 17 आक्रमणों में 1025 ईस्वी में उसका जो 16वां आक्रमण था वह गुजरात के सोमनाथ नामक स्थान पर हुआ, जहां पर सोमनाथ मंदिर स्थित था। सोमनाथ मंदिर पर उसने आक्रमण किया। इस समय गुजरात का जो शासक था वो चालुक्य शासक भीम प्रथम था। महमूद गजनवी के आक्रमण की सूचना पाकर के ही वह राजधानी छोड़ करके भाग गया था, परंतु जनता ने गजनवी की सेना का डट कर के मुकाबला किया। परंतु अंततः गजनी की जो महमूद गजनवी था उसकी विजय हुई और उसने सोमनाथ मंदिर पर अधिकार कर लिया। भगवान सोमनाथ की मंदिर को तोड़ दिया गया और उसके जो टुकड़े थे वो मक्का, मदीना और गजनी की जो मस्जिद थी, प्रसिद्ध मस्जिदें, उनकी सीढ़ियों में लगवा दिए गए थे। इसके पश्चात वहाँ पर उसने काफ़ी लूटपाट की। सोमनाथ से उसको काफ़ी धन संपदा प्राप्त हुई। इस धन संपदा को लेकर के वह वापस गजनी लौट गया था और उसका जो अंतिम 17वां आक्रमण हुआ था वो 1027 ईस्वी में हुआ था सिंध के जाटों के विरुद्ध। यह 17वां आक्रमण इसलिए हुआ क्योंकि जब वो सोमनाथ मंदिर को लूट करके और वापस लौट रहा था तो रास्ते में लौटते वक्त सिंध के जाटों ने उसे खूब परेशान किया, उसकी सेना को, और उससे लूट का माल छीन लिया था।
जाटों को सबक सिखाने के लिए उसने पुनः 1027 ईस्वी में अपना अंतिम 17वां आक्रमण पश्चिमोत्तर भारत पर किया था। तो अंतिम आक्रमण जाटों के सिंध के जाटों के विरुद्ध हुआ। 1025 में जो आक्रमण हुआ, 16वां आक्रमण, वो गुजरात सोमनाथ का आक्रमण था, जो इसका सर्वाधिक प्रसिद्ध आक्रमण रहा है। तो यहाँ पर छोटे प्रश्न आपके बन सकते हैं, इसमें से ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन तो बनेगा नहीं। ध्यान रखें कि गजनी जो महमूद गजनवी था उसने 17 बार आक्रमण किए। सबसे प्रसिद्ध आक्रमण 16वां आक्रमण उसका सोमनाथ मंदिर पर था, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर। इस समय गुजरात का शासक चालुक्य शासक भीम प्रथम था। ऐसे ही सुबुकदीन पहला तुर्क आक्रमणकारी था, उसके समय पश्चिमोत्तर भारत का शासक जयपाल था। तो ये छोटे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। या फिर अंतिम जो आक्रमण हुआ था वो सिंध के जाटों के विरुद्ध हुआ था, गजनवी था। इसके पश्चात हम बात करेंगे मोहम्मद गौरी की। देखिए मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी की जब मृत्यु हो गई तो उसके पश्चात लगभग 1173 ईस्वी में गौर, जो गजनी का पड़ोसी राज्य था, गौर का शासक था गयासुद्दीन, उसने महमूद गजनवी की मृत्यु के पश्चात उसके जो कमजोर उत्तराधिकारी थे उनके समय में गजनी पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया था गयासुद्दीन ने, और अपने छोटे भाई सिहाबुद्दीन को गजनी का शासक बना दिया गया था। गयासुद्दीन का जो छोटा भाई सिहाबुद्दीन था वही इतिहास में मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पूरा नाम मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी है, शॉर्ट में हम गौरी कहते हैं, मोहम्मद गौरी कहते हैं। तो यहाँ पर मोहम्मद गौरी गजनी का शासक बना। गजनी का शासक बनने के पश्चात इसने एक बार पुनः भारत पर आक्रमण करने प्रारंभ कर दिए। तो अब हम मोहम्मद गौरी के आक्रमणों की यहाँ पर चर्चा करेंगे, और पृथ्वीराज चौहान की जब हम बात करेंगे तो मोहम्मद गौरी जो था उसके साथ भी पृथ्वीराज चौहान के काफ़ी युद्ध हुए, 2 प्रसिद्ध युद्ध हुए थे, उनके विषय में भी यहाँ चर्चा करेंगे। पृथ्वीराज चौहान के प्रारंभिक जीवन के विषय में भी चर्चा करेंगे। उससे पूर्व हम ये देखेंगे कि मोहम्मद गौरी द्वारा भारत पर आक्रमण करने के क्या कारण थे। तो यहाँ पर देखिए कुछ कारण यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं हम। एक तो धन संपदा प्राप्त करना, मोहम्मद गौरी भारत से धन संपदा प्राप्त करना चाहता था क्योंकि भारत धन संपन्न प्रदेश था। दूसरा था साम्राज्य विस्तार, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था पश्चिमोत्तर भारत में। और तीसरा था इस्लाम का प्रचार प्रसार, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था। और जो चौथा कारण है वो था भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जो गजनी और इस्माइलिया जो वंश थे उनकी सत्ता को वो समाप्त करना चाहता था। तो यहाँ पर गजनी और इस्माइलिया, क्योंकि महमूद गजनवी के जो आक्रमण हुए थे तो उस समय यहाँ पर कुछ गजनी के लोग या गजनी वंश या इस्माइलिया वंश के लोग यहाँ पर निवास करने लग गए थे पश्चिमोत्तर भारत में। तो इस वंश को वो संपूर्ण समाप्त करना चाहता था क्योंकि ये गजनी और गौर एक दूसरे के विरोधी थे। तो यहाँ पर ये 4 कुछ कारण यहाँ पर स्पष्ट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे पृथ्वीराज चौहान के विषय में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।